एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऐसा हम क्यों करते हैं? रिवैल्यूएशन मीन्स क्या होता है और वो किसका किसका किया जाता है? एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। Whenever a new partner is admitted to become necessary to revalue assets and liabilities। जब नया पार्टनर आता है तो उसके सामने हमारी जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उसकी फेयर वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं है कि जब हमने वो स्टार्टिंग में खरीदी थी 4 लाख की, लेकिन अब उसकी मार्केट में वैल्यू है 2 लाख की, लेकिन न्यू पार्टनर के सामने हम उसको 4 लाख की नहीं शो कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? एसेट्स और लायबिलिटीज को न्यू पार्टनर के आने से पहले हमें उन्हें क्या कर लेना चाहिए? रीवैल्यूएट कर लेना चाहिए, उनका दोबारा से मूल्यांकन कर लेना चाहिए, जिससे न्यू पार्टनर के माइंड में कोई ऐसी कंडीशन ना आए कि भाई मेरे सामने ये जो अकाउंट है ये फेयर नहीं है। इसमें हम एक परफॉर्मा बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें हम केवल वही वैल्यू शो करेंगे जो एक्चुअल में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। हम इसमें एक्चुअल वैल्यू या प्रीवियस वैल्यू नहीं लिखेंगे, हमें केवल वही अमाउंट लिखनी है जो क्या हुई है? रिवैल्यूएट हुई है। पर्टिकुलर अमाउंट किसकी? डेबिट की। पर्टिकुलर अमाउंट कौन सी? क्रेडिट। अब आप ये जानना चाहोगे कि डेबिट में कौन सी रिवैल्यूएट होंगी और लायबिलिटीज में कौन सी रिवैल्यूएट होंगी। दिस अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है। लॉस इज डेबिट एंड प्रॉफिट इज क्रेडिट। आपके लॉस क्या होंगे? सारे डेबिट होंगे और आपके जो प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अब लॉस कैसे? जैसे आप एसेट्स तो ही लेते हो, आपकी एसेट्स टू डिक्रीज ऑफ एसेट्स, आपकी एसेट्स क्या हो जाती है? डिक्रीज। वो आपके लिए क्या है? लॉस है कि आपके मान लो पहले 4 लाख की एसेट्स थी, अब 2 लाख की हो गई है, तो कितनी डिक्रीज हो गई है? 2 लाख से डिक्रीज हो गई है। उनका जो डिफरेंस है वही हम रिवैल्यूएट अकाउंट में शो करेंगे। मान लो जैसे कि हमारी एक्चुअल वैल्यू मान लो 4000 थी एसेट्स की, ठीक है, और फिर जब हमने उसको दोबारा से उसको रिवैल्यूएट किया तो उसकी वैल्यू कितनी मिली हमें? 3000। यानी कि कितने से इंक्रीज हो गई? सॉरी डिक्रीज हो गई 1000 से। आपकी एसेट्स 1000 से डिक्रीज हो गई है। पहले उसकी वैल्यू 4000 थी, अब उसकी वैल्यू 3000 है, तो 1000 से वो क्या हो गई है? डिक्रीज। जो आपका क्या माना जाएगा? लॉस। लॉस कहाँ पर आएगा? डेबिट साइड, टू डिक्रीज ऑफ एसेट्स। इधर बाय इंक्रीज ऑफ एसेट्स, यदि आपकी एसेट्स क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। मान लो आपकी वैल्यू क्या थी? 5000 की थी और अब वो कितने की हो गई? 7000 की। तो आपके लिए क्या बन हुआ? वो प्रॉफिट। बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट है। यानी कि कितने का प्रॉफिट है? 2000 का। मैं आपको इसलिए यहाँ पर ये शो करके दिखा रही हूँ कि हमें जो यहाँ पर वैल्यू लिखनी है वो केवल रिवैल्यूएट वैल्यू लिखनी है, ना कि जो एक्चुअल में उसकी एट प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह टू
जब आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती हैं तो आपके लिए क्या है, लॉस है। तो कहाँ आएगी, आपकी रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड। यदि आपकी डिक्रीज हो जाती है तो वो आपके लिए क्या है, प्रॉफिट है, बाय डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज। इसी तरह इसमें भी आप डिफरेंस करके रिवैल्यूएट करके जितने से इंक्रीज डिक्रीज होती है वही अमाउंट आप यहाँ पर शो करोगे। फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहले से बैलेंस शीट में नहीं होती, लेकिन हम जब लास्ट में बैलेंस शीट कैलकुलेशन करते हैं न्यू पार्टनर के आने के बाद, कुछ चीजें होती हैं अनरिकॉर्डेड होती हैं। जैसे मान लो हमारी कोई एसेट्स अनरिकॉर्डेड है कि हमने कोई बीच में एसेट्स क्या कर ली है, परचेज कर ली है, तो उससे हमारी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो हाँ आएंगे आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इसी तरह आपके जो लायबिलिटीज हैं वो भी नहीं रिकॉर्ड की गई हैं, तो उससे आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। अब इसमें केवल आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ही रिवैल्यूएशन होगा। जब आपने सभी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग चेक कर ली है कि हमारी कौन सी एसेट्स में कौन सी लायबिलिटीज में की वैल्यू रिवैल्यूएट हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट शो कर लिया है। अब इसमें आपको देखना है कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। उसके अकॉर्डिंग आपको जैसे पता है यदि क्रेडिट की अमाउंट ज्यादा होती है और डेबिट की अमाउंट कम होती है तो आपका क्या शो होगा, टू प्रॉफिट। और यदि आपकी डेबिट की साइड इंक्रीज है लेकिन क्रेडिट की साइड डिक्रीज है तो आपको क्या होगा, बाय लॉस। वो किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, इन ओल्ड रेशो में। जब ओल्ड पार्टनर के लिए कुछ हो रहा है अलग से तो वो ओल्ड रेशो में ही शो होगा उनके लिए। पुरानी गुडविल है तो पुरानी गुडविल ओल्ड रेशो में होगी, नई गुडविल है तो न्यू रेशो सैक्रिफाइस जो भी हम कैलकुलेट क्वेश्चन करके जो निकालते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगी। अब जो ये रिवैल्यूएट किए हमने न्यू पार्टनर के आने से पहले हम रिवैल्यूएट करते हैं तो ये प्रॉफिट एंड लॉस किसको ट्रांसफर हो जाते हैं, ओल्ड पार्टनर को ट्रांसफर हो जाते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट किन रेशो में, इन ओल्ड रेशो। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन किसका होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। इसके डेबिट साइड में लॉस शो होते हैं और क्रेडिट साइड में प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि आपको पता है अकाउंट्स के टाइप्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जिसमें से जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो आपका कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। उसमें लॉसेस आर डेबिट एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आपका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।